चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यस और नो? चलिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करना है। तो इस बार आईडीटी में, यानी जीएसटी में, आप अच्छा स्कोर करोगे और टैक्सेशन में इस बार 80 पार। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा क्वेश्चन है, डिस्कशन है। यस, वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हमने बहुत सा सॉल्व कर लिया है, लेकिन एक आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चनर आपको आने वाले 2-3 दिन में मिल जाएगा, जो मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे क्लास कर रहे हैं। हाँ, तब तक मैंने आपका ये क्वेश्चनर लॉगिन में डाल दिया है। साथ साथ में मैंने ये फाइल शेयर भी कर दिया है। हमारे नोट सेक्शन में ये फाइल मैंने शेयर भी कर दिया, पहले 2 चैप्टर के क्वेश्चनर्स की। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, आपके चेहरे पे आज अलग चमक दिख रही है। स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ ना इसलिए। चलिए, क्वेश्चनर में अगर हम पहला चैप्टर ले, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो ये चैप्टर में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे टोटल मैंने 22 क्वेश्चंस लिए हैं। यस, तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखना है, ये भी मैं बताऊंगा। और सारे क्वेश्चंस हम नहीं डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर चैप्टर के, वो क्वेश्चंस हम हमारे हमारे डिस्कशन में लेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए, अब देखो, मैंने यहाँ पे जो बाइफर्गेशन किया है, वो बाइफर्गेशन ऐसे इस तरह से कि आईसीएआई के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर लिए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी मैंने कवर किए हैं। ओके, प्रीवियस आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने भी बनाए हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो है पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर हम यहाँ पे हमारा टाइम देंगे क्वेश्चन या डिस्कशन में, और कुछ क्वेश्चंस आपको राइटिंग प्रैक्टिस में लेना है, जो आपके लिए होमवर्क होगा, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। अब पहला क्वेश्चन तो ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जहाँ तक बात करें, सॉरी बेटा, पहला जो चैप्टर है, चलिए, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, ये चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, ये चैप्टर में टोटल आपको 22 क्वेश्चंस है। और टोटल 22 क्वेश्चंस में, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, अब स्क्रीन आ जाएगी। 22 क्वेश्चंस है, जिसमें आईसीएआई के क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस, ओके, और अदर। ओके, ऐसे टोटल 22 इलस्ट्रेशंस लिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैंने हमारे मटेरियल के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। इवन जो स्टूडेंट सीएमए या सीएस कर रहे हैं, तो सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ओके हमारे क्वेश्चनियर में कर लिए है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये मटेरियल पढ़ लो, दैट्स इनफ। इवन एग्जामिनेशन, आरटीपी के क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस, क्वेश्चनियर, ओके, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो मैंने एचएसएन सिस्टम यूज़ किया है हमारे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस के लिए एचएसएन सिस्टम यूज़ किया है, मतलब क्या? ओके, मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो 8 डिजिट कोडिंग सिस्टम दिया है, जैसे सीसीपी। ओके, तो सीसीपी एक कोड दिया है, जिसमें 01 पहले 2 डिजिट बताता है चैप्टर नंबर। यानी जब भी आप अगर कभी डाउट में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट पूछना है, तो आप सिर्फ ये कोड टाइप कर दीजिएगा, मेरी टीम या मैं समझ जाऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। जैसे पहला, ओके, 2 डिजिट 01, जीरो मतलब हम चैप्टर 1 में हैं। दूसरा 01 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर है, ओके, वो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर है। तीसरा 01 मतलब क्वेश्चन नंबर है। तो हमारे काम का जो रहेगा वो तीसरा 01 काम का रहेगा। और लास्ट डबल 2 डिजिट्स जो है 00, वो अगर कभी मुझे फ्यूचर में अमेंडमेंट्स हुई या नए क्वेश्चंस डालना है रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, तो वो मैंने लास्ट 2 डिजिट्स यूज़ किए हैं, पर वो जनरली 00 ही रहेंगे। ओके, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड 2 डिजिट्स है, ध्यान सुनिएगा, थर्ड 2 डिजिट्स है, वही हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा। तो जब भी मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 10, तो आपको थर्ड 2 डिजिट्स देखना है।
ठीक है, ये क्लियर समझ में आया आपको? यस और नो? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, और मैं स्पेशली ये डिस्कशन इसलिए ले रहा हूँ कि एग्जाम में आपने कैसे लिखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो साथ साथ में एक आपकी रफ डायरी रखना, और रफ डायरी में मैं सिखाऊंगा कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और हमारे क्वेश्चन पे कैसे वर्क करना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों यहाँ पे, कि जो क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आपको लिख के लाना है, वो लाना है आपके लिए कंपलसरी होमवर्क है, कंपलसरी होमवर्क है, ठीक है? चलिए, आर यू रेडी? यस और नो? और हम सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो इजी है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। लिस्ट, हाँ, एक बार मॉक टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मॉक टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर 7 शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बताओ कितनी लिस्ट है, आप ही बताओ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितनी लिस्ट है? चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, अगर आपको पता है तो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसी टोटल 3 लिस्ट है, ओके, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो लिस्ट 1 में पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक द लॉ, लिस्ट 2 में लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैव पावर टू मेक द लॉ, और लिस्ट 3 में ओके दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। चलो ये क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिया। फिर एक क्वेश्चन जो स्टडी मैट में दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस आर्टिकल 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। अब क्वेश्चन रीड करते वक्त थोड़ा आपने ध्यान से रीड करना। वो कहते हैं डिस्कस, आर्टिकल 269 है। अगर आपके पास नोटबुक होगी तो ओपन करो नोटबुक, ओके, ओपन करो नोटबुक, चैप्टर 1 में जाओ, ये से जाओ, देखो वहां पे कैसे आपने चीजों को आइडेंटिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां चैप्टर 1 में जाओ, चैप्टर 1 में जब आप जाओगे तो 269A दिखेगा। अब ये आर्टिकल 269A के क्या था सर, हमें आर्टिकल नंबर याद करने की जरूरत है क्या? एटलीस्ट कुछ आर्टिकल नंबर्स तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। आर्टिकल 246A, 3 ही आर्टिकल नंबर मैंने लिए थे, और जिसमें एक 269A का आर्टिकल नंबर था। तो ये 269A जो है ये इंटरस्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगाने का पावर देता है, और ये पावर पार्लियामेंट को देता है। चलिए, आपने ओके ये पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको ऐसा ही करना है जैसा मैं कह रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते वक्त आपको अगर घर में होमवर्क के लिए टाइम मिलता है तो ठीक, नहीं अगर नहीं मिलता है तो मेरा क्लास स्टार्ट होने के पहले, यानी मेरा क्लास डेली सुबह 8 बजे चालू होता है, उसके 15-20 मिनट पहले, ओके, बिना जैसे आप फेस टू फेस में होगे तो बिना किसी से बातचीत किए, सुनिएगा, बिना किसी से बातचीत किए आपको जो है ये इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। या आप ऑनलाइन होगे तो 15-20 मिनट पहले ज्वाइन हो जाओ, थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तो सच में कहता हूँ आपका जीएसटी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, और आपको डर ही नहीं रहेगा। आपका जो प्रिपरेशन क्वेश्चनर पे हुआ, ओके, इससे आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। दूसरा, अब देखो ये सॉल्व करते वक्त याद करने की कोशिश मत करना। ओके, जब भी आप क्वेश्चनर पढ़ो तो क्वेश्चनर में यहाँ पे जो है, जो मैंने आंसर दिया है वो रीड करना पहले। हाँ, पहले वो रीड करना। ये प्रैक्टिस आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। जैसे आपकी एक साइकोलॉजी होती है कि नहीं, क्वेश्चन देखा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आंसर मुझे ही पूरा आना चाहिए। फिर क्या करते हो, जब आप कोशिश करते हो आंसर पूरा आना चाहिए, इसमें आती है 2 लाइन याद, आर्टिकल 269 है, इंटरस्टेट सप्लाई, पार्लियामेंट पावर बनाएगा, 2 ही लाइन याद आती है। फिर जब आप आंसर देखते हो तो डर लगना शुरू हो जाता है, यार ये तो बहुत कुछ लंबा दिया है, मुझे तो 2 ही लाइन याद आती है। फिर आप अपने आप को डोमिनेट करना चालू कर देते हो, डोमिनेट इस तरह से चालू कर देते हो कि यार अगर मुझे एग्जाम में याद नहीं आए तो, इतना सब कुछ नहीं याद आया तो मैं क्या करूंगा। ये सारी चीजें आपको निगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ाती है। इसलिए मैं जो अभी आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, इसी स्टेप्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा होगा। पहले कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, आपने पहले बुक में कहा मैपिंग की वो ओपन करो। तो अगर आप चैप्टर 1 में जाते हो और चैप्टर 1 में आर्टिकल 269A पे आते हो तो आर्टिकल 269A पढ़ो, पढ़ो, आपने जो मैपिंग किया हुआ है पहले उसको पढ़ो। आगे आर्टिकल 269A में अगर आप जाओगे तो वहां पे जो आपने मैपिंग किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो मैपिंग किया हुआ है वो आपने देख लिया। अब आंसर पढ़ो ये, और आंसर के पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे
टोटल इन्होंने आंसर में 4 पैराज लिखे। ओके, 1 2 3 4। फिर अपने आप को सवाल पूछो कि भाई ये 4 पैराज में क्या लिया है भाई साहब इन्होंने, थोड़ा पढ़ तो लेते हैं। पहले कहते हैं आर्टिकल 269A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी ऑन सप्लाईज in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by government of India and such tax shall be apportioned between the union or state। चलो रफ में लिखो, रफ में लिखो। आप रफ में जब लिखोगे तो मेरा पहला पॉइंट, आंसर लिख के पॉइंट फिक्स करो। मेरा पहला पॉइंट होगा ओके, ये लेवी जो है इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट की लेवी, इंटरस्टेट की लेवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, GOI शॉर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, GOI करेगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेरा क्या आना चाहिए इसमें, इसका रेवेन्यू अपोर्शन होगा, रेवेन्यू अपोर्शन होगा, रफ में लिखो, अपोर्शन होगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। ओके, गवर्नमेंट और स्टेट में इसका रेवेन्यू अपोर्शन होगा। मतलब इंस्टीट्यूट आपसे पहले 2 पॉइंट एक्सपेक्ट करती है कि ये लेवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी इंटरस्टेट पे और रेवेन्यू अपोर्शन होगा। दूसरे, अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में वो क्या चाहते हैं। ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट, अच्छा ओके, इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी अ सप्लाई इंटरस्टेट। मतलब आप जो है यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट ये इंटरस्टेट बोला जाएगा। अब इंपोर्ट ये इंटरस्टेट बोला जाएगा, ये पॉइंट आपने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट, अमाउंट्स ऑफ अपोर्शन टू स्टेट शैल नॉट फॉर्म ऑफ कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ इंडिया। मतलब एक पॉइंट जो है वो ये भी लेना चाहते हैं ओके, ये जो अमाउंट अपोर्शन होगा, अमाउंट अपोर्शन, अपोर्शन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नहीं होगा। ओके, नॉट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये पॉइंट चाहते हैं। और उसके बाद में लास्ट में वो ये पॉइंट चाहते हैं, लास्ट में देखो, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। और लास्ट, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जो है ये डिसाइड करेगी ओके, और ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जहां तक देखा जाए प्लेस ऑफ सप्लाई और इंटरस्टेट केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट। बस ये आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने पॉइंट्स फिक्स कर लिए, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि मुझे ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लर्न होना चाहिए, तो गलत। ओके, ऐसे वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं होगा आपका, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसमें बहुत टाइम जाता है, दुनिया भर का स्ट्रेस और प्रेशर होता है। ओके, बस आपने रीड करके पॉइंट निकाल लिया। अब इस पॉइंट्स को अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करो, बहुत अच्छी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस पॉइंट्स को ओन वर्ड्स में ट्राई करो। पहला, ओके, in case of interstate supply levy to be determined, चलो अपने own words में, okay, in case of interstate supply levy of GST shall be okay determined by the government of India। ऐसा भी चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पॉइंट्स को कवर कर लिया। हाँ, फिर उसको सेकंड रीडिंग में एज दिया जाता है। ओके, तो एज ऐसा आप दे सकते हो सेकंड, जब सेकंड रीडिंग करोगे तो भाई लेवी एंड कलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेकंड रीडिंग में एज आता है। पहले रीडिंग में इतना भी हुआ तो भी इनफ, इतना भी हुआ तो भी इनफ। तो लेवी, हमें क्या पॉइंट कवर करना है कि इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई लेवी एंड कलेक्शन डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, हमारे ओन वर्ड्स में दूसरा पॉइंट, पॉइंट्स कवर कर लो। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, ओके, यहाँ पे हमने पॉइंट क्या फिक्स किया था कि रेवेन्यू अपोर्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई IGST इज लेविएबल वेयर रेवेन्यू विल बी अपोर्शन बिटवीन, यहाँ किसमें, सेंटर एंड स्टेट। बस इतना भी पॉइंट कवर कर लिया तो इनफ। थर्ड पॉइंट, ओके, इंपोर्ट सप्लाई आल्सो ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, इंपोर्ट सप्लाई आल्सो ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, इतना छोटा पॉइंट भी कवर कर लिया तो चलेगा। ओके, फर्स्ट रीडिंग में इतना इनफ है कि आप पॉइंट्स को फिक्स कर रहे हैं, बट जब सेकंड रीडिंग होगी तो उसको एज आता है, और थर्ड रीडिंग में फिर और एज आता है। और आपने इतना भी लिखी, ऐसे सिंपल वर्ड्स में भी लिख लिया ना, तो आपको 70% मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा एज दोगे तो और अच्छा होगा रिवीजन में। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या बेटा? मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? और उसके बाद में आपको एक पॉइंट और कवर करना है कि भाई ये कंसोलिडेटेड, ओके, व्हाट इज द अमाउंट अपोर्शन टू द स्टेट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और लास्ट में पार्लियामेंट हैव पावर टू मेक द लॉस। तो मैं फिर से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मुझे वर्ड टू वर्ड
पहले रीडिंग में तो नहीं चाहिए। ओके, हाँ आप एज दोगे और आपको ओके याद आएगा, वो बात अलग है। मुझे आप जब भी पढ़ने बैठो, ओके जब भी आप पढ़ने बैठो तो पॉइंट फिक्स करो और वो पॉइंट्स को खुद के वर्ड्स में डालो। ओके, तो सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लगेगा। ओके, सबको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा तो एमजेड एमजेड टाइप करो। एमजेड का मतलब मजा आ गया। ओके, मजा आ गया का मतलब एंटरटेनमेंट नहीं बेटा, हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझ गया। उसके बाद में चलिए, ये तो हमने क्वेश्चन देखा कि आर्टिकल 269 है। स्टडी मैट में एक और क्वेश्चन है। ओके, व्हाई वाज द नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, पर आपका क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंड करना पड़ा। अब देखो, ये जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो हल्का हल्का पता है हमें। ओके, लेकिन स्पेसिफिक क्या लिखना चाहिए, ओके स्पेसिफिक क्या लिखना चाहिए, ओके ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं। ओके, आप मैं पहले तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता हूं कि मेरे क्वेश्चनर के बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, यानी अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, और आ गया तो ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ 50 3-4 मार्क का आएगा, उससे बियॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाएगी। दूसरी बात आप बात बताता हूँ कि ठीक है थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है, डरना मत, डरना मत। ओके, आपने एक रीडिंग क्लास के साथ की, इतना ही इनफ है। ओके, अब आपको हल्का हल्का याद आ रहा है क्यों भाई जीएसटी लॉ अमेंड करना पड़ा। ओके, क्या रीजन था जीएसटी लॉ अमेंड करने का। किसी को हल्का हल्का ये याद आ रहा होगा कि जीएसटी लॉ इसलिए अमेंड करना पड़ा क्योंकि स्पेसिफिक एंट्री नहीं थी जीएसटी की, एक लाइन याद आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही लाइन आई ना, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, अब इसको थोड़ा हम पॉइंट्स में फिक्स करते हैं, अपनी डायरी बाजू में रखना, पॉइंट्स फिक्स करना। अब इसको पॉइंट में कैसे फिक्स करना है, तो आंसर देखो। ओके, यही आपके पास चांस है आंसर देख के उसके पॉइंट फिक्स करने का, एग्जाम में नहीं है। और डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ इन फर्स्ट रीडिंग कि आपको वर्ड टू वर्ड सब याद आ जाए। फर्स्ट रीडिंग में बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना आपसे। इसलिए चलो रीड करते हैं, पॉइंट फिक्स करते हैं यहाँ पे। ओके, वो क्या चाहते हैं। अर्लियर फिजिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वेर क्लियरली डिमार्केटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन विथ ऑलमोस्ट नो ओवरलैप बिटवीन द रिस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है, उसके बाद में सेंटर हैड अ पावर टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स व्हाइल अ स्टेट हैड अ पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। हाँ, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि पहला वाला पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है यार मेरे लिए डिफिकल्ट होगा लिखना। ठीक है, पहला वाला पॉइंट आपको लग रहा है कि आपके लिए डिफिकल्ट होगा लिखना। ठीक है, पहले मेरे साथ पढ़ो। और दूसरा वाला पॉइंट आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो इजी है, सेंटर के पास पावर था, सेंटर के पास पावर था। ओके, मैन्युफैक्चर पे हो रहा है, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ, ये सेंटर के पास पावर था मैन्युफैक्चर पे लगाने का, एक्साइज लगाने का, और स्टेट के पास पावर था सेल ऑफ गुड्स। हाँ, ये मेरे लिए इजी है, ये मैं मैच कर सकता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल सेंटर हैड अ पावर टू लेवी सीएसटी बट ओके टैक्स वाज कलेक्टेड एंड रिटेन बाय एंटायरली द स्टेट। इंटरस्टेट सेल मतलब सीएसटी। ओके, अगर हम बात करें तो सीएसटी, सीएसटी का पावर सेंटर के पास था पर कलेक्शन स्टेट के पास था। एज पर ऑफ सर्विसेज कंसेंट ओके वाज द सेंटर अलोन पावर टू लेवी सर्विस टैक्स। तो ये 3 पॉइंट से हम क्या समझे, ये 3 पॉइंट से हमको ये सिर्फ थोड़ा ये आपको बायफरगेट करके देना है कि भाई सेंटर के पास कौन से टैक्सेस थे, स्टेट के पास कौन से टैक्सेस थे, और नेक्स्ट जो है सर्विस टैक्स किसके पास था। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी नेसेसिएटेड द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये वाली लाइन आपकी अब आनी चाहिए। ओके, नेसेसिएटेड द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू साइमल्टेनियसली एम्पावर द लेवी ऑफ सेंटर एंड स्टेट ओके एंड कलेक्ट द टैक्स। Constitution of India amended the Constitution 101st okay for this purpose and Article 246 is introduced। अच्छा, तो चलो साइड में पॉइंट फिक्स करते। भाई साहब, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे वर्ड टू वर्ड वैसा लर्न होना चाहिए तो मैं कह दूं डर पैदा हो जाएगा। ओके, और वैसा का वैसा याद नहीं आएगा तो ओके आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। पॉइंट फिक्स करो मेरे साथ। पहले क्लियरली डिमार्केटेड पावर, हाँ ऐसे पॉइंट फिक्स करो। सेंट्रल एंड स्टेट okay central government and state government clearly demarcated power, demarcated मतलब दोनों की अलग अलग पावर थी। पहला पॉइंट आपका कवर हो गया, यस और नो। और बेटा मैं अब क्वेश्चनर के सारे क्वेश्चन इतने डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा,
मैं टेक्निक आपको बता पाऊंगा। अब ये टेक्निक को कितना आप यूज कर सकते हैं आपके ऊपर है। क्लियरली डिमार्केटेड पावर, फिर सेंटर की पावर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू लेवी एक्साइज एंड आप लिख सकते हो सर्विस टैक्स, कंबाइन कर दो, एक ही पॉइंट में दोनों कंबाइन कर दो सिंपल वर्ड में। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू लेवी एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू लेवी, ओके, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू लेवी सेल्स टैक्स। बस आपने ये पॉइंट कवर कर लिया सिंपल वर्ड में। सेल्स स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू लेवी सेल्स टैक्स। उसके बाद में, यस बेटा यूट्यूब पे ये लेक्चर रहेगा, तो उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है सेल्स टैक्स लगाने का। हाँ, ये तो ठीक है, मैंने जनरल डिस्कशन किया। मेन अब ये लास्ट की दो लाइन है जो क्यों लाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी नेसेसिटेड द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सो एज साइमल्टेनियसली एम्पावर द पावर। तो व्हाई जीएस, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, ओके, अब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, हाँ, ये पॉइंट आप रखने लिखो, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, टू एम्पावर, एम्पावर, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली, ये वर्ड आना ही चाहिए, साइमल्टेनियसली। अगर इतना बड़ा वर्ड याद नहीं होगा तो कंबाइनली लेवी जीएसटी, लेवी जीएसटी। और अमेंडमेंट हुई, अगर आपको याद होगा तो अमेंडमेंट हुई 101 और आर्टिकल 246 ए लाया गया विच एम्पावर्स बोथ गवर्नमेंट टू लेवी जीएसटी। चलिए, मैंने अपने पॉइंट फिक्स कर लिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, हर सब्जेक्ट पढ़ने का। सिर्फ दो पिलो लेके रीड कर रहे हो, ऐसे पढ़ाई आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगी एग्जाम में पास होने के लिए। टेबल लो, चेयर लो, पॉइंट फिक्स करो, पॉइंट में फिर अब सेकंड स्टेप क्या करो, अब सेकंड स्टेप अपने वर्डिंग्स में ट्राई करो। अरे भूल जाओ ये बुक्स के वर्डिंग्स, अपने वर्डिंग में ट्राई करो कि मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। ओके, तो बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव क्लियरली डिमार्केटेड पावर फॉर मेकिंग द लॉस। Second point. Second point, central government have a power to levy excise and service tax and CST. State government have a power to levy sales tax or VAT, sales tax or VAT. ये ठीक है, आपने ये जनरल डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जीएसटी बिकॉज बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स। ओन वर्ड्स, पहले ओन वर्ड्स को चलने दो। साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स। और मैं बहुत ही रॉ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जानबूझ के, जानबूझ के, क्योंकि मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि ये आपने पॉइंट्स अपने ओन वर्ड्स में भी कवर कर लिए ना, तो भाई मार्क्स आपको अच्छे आ जाएंगे। ओके, साइमल्टेनियसली और कंबाइनली लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स ऑफ जीएसटी। हेंस आर्टिकल 100 एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, 101st अमेंडमेंट इज डन and article 246A is introduced for levy and collection of GST simultaneously by central and state. That's all. ओन वर्ड्स में आ गया। ओके, ये ट्राई करो, लिख के भी मत देखो, खुद ट्राई करो मैं ओन वर्ड्स में कैसे लिखूंगा, और फिर एक बार और पढ़ लो। एक बार और पढ़ने के बाद आपको समझ जाएगा कि आपने और कैसे एज देना चाहिए। तो ओके, तो ये जो है यहाँ पे बेटा, ये मैं लिख के नहीं दूंगा, ये सारे ओके आंसर्स आपके पास है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है P1 P2 सारे लिख के बताए हुए, सारे लिख के बताए। हाँ, इसमें के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम चैप्टर वाइज देखेंगे। पर मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ओके आपको पढ़ना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आपको कैसे डेवलप करना है, ये पॉइंट्स कैसे फिक्स करना है, ये तो मैं लिख के दे रहा हूं आपको डायरी में। डन, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंड करना पड़ा, जीएसटी क्यों लाना पड़ा, ये सवाल नहीं है। जीएसटी आगे सवाल ये होता कि जीएसटी क्यों लाना पड़ा, तो एग्जिस्टिंग लॉ में डेफिशिएंसी थी। ओके, ये डेफिशिएंसी के पॉइंट्स थे। सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंड करना पड़ा, तो उसका रीजन हमने यहाँ पे दिया है। ये समझ में आया क्या? ये समझ, बाकी आंसर तो आपके सामने है। अगर कोई आप ये सोचो कि सर लिख के दो, तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। मैं आपकी टेक्निक डेवलप करूंगा बेटा,
मैं ज्यादा उसमें बिलीव करता हूं, बाकी तो आंसर्स मैंने दिए। ठीक है, चलो उसके बाद में आर्टिकल 246 है, डिस्कस करो, वो तो आप पॉइंट वाइज कर पाओगे। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। हाँ, ये शॉर्ट नोट आईसीएआई के आरटीपी में भी कवर्ड है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल पे आप शॉर्ट नोट दो। तो अब शॉर्ट नोट क्या है कि काउंसिल क्या है भाई, काउंसिल क्या है? ओके, ओपन करो, बुक ओपन करो, जाओ थोड़ा जहां मैपिंग की है, जहां पढ़ा है उसमें तो जाओ। ओके, जहां मैपिंग की है उसमें तो जाओ। हाँ, काउंसिल क्या था? ओके, जीएसटी काउंसिल के लिए ये काउंसिल प्रेसिडेंट के अंडर में सेटअप किया गया। जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट के अंडर में सेटअप किया गया। ये जो है इसके चेयरपर्सन हो गए सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी ओके, इसके मेंबर हो गए यहाँ पे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ओके मिनिस्टर जो रहेंगे वो इसके मेंबर हो गए। और ये इनके क्या रिकमेंडेशंस हो गए? अब देखो, उन्होंने कहा राइट ए शॉर्ट नोट। अब ये शॉर्ट नोट 3 मार्क्स की होगी। 3 मार्क्स के लिए आपको किस तरह से यहाँ पे इस क्वेश्चंस को मैनेज करना है, तो देखिए यहाँ पे ओके आपको, क्योंकि जब कोई इवेल्युएटर चेक करेगा तो वो कैसे पॉइंट्स यहाँ पे चेक करेगा। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम फॉर सेंटर एंड स्टेट कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। ओके, मतलब ये जो है प्रेसिडेंट ये काउंसिल बनाएगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जीएसटी काउंसिल इज फॉर्म अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंडर में बना है। या आप ऐसा भी लिखो कि भाई प्रेसिडेंट एम्पावर टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। ओके, दूसरा यहाँ पे ये आर्टिकल 279 है। बुक ओपन रखना साथ में, मैपिंग वहां से हुई है आपकी, जहां से आपके दिमाग ने ओके मैपिंग किया है, जन्म लिया है, उसको मत छोड़ना। वहां से फिर इधर आना, वहां से इधर आना, तो आपको समझना बहुत आसान होगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये चेयरमैन हो गए, मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस के हो गए, या टैक्सेशन के मिनिस्टर हो गए, या एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट with legislature are member of council. यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्टर मतलब अगर यूटी जीएसटी हो गए तो यूनियन मिनिस्टर ओके इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस, ओके रेवेन्यू और फाइनेंस अ मेंबर ऑफ काउंसिल। और तीसरा, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल किस किस पे रिकमेंडेशन दे सकता है? बुक ओपन करना, बुक ओपन करना, और देखो क्वेश्चन को कैसे मैनेज किया। Okay, union and state are important issues like tax rate, exemption, threshold, dispute resolution. Okay, GST Council decided the threshold exemption, composition threshold, GST rate, GST legislation, including rules and notification. चलो, अब आप जब एग्जाम में लिखने जाते हो, ध्यान सुनना, एग्जाम में लिखने जाते हो तो मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लो डायरी साइड में, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो पॉइंट क्या लिखूंगा? पहला पॉइंट मेरा आना चाहिए ओके एम्पावर्स प्रेसिडेंट, मैं इस पे लिखूंगा एम्पावर्स प्रेसिडेंट ओके टू मेक सच काउंसिल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। दूसरा ओके सेकंड आना चाहिए स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा जीएसटी काउंसिल का। और तीसरा आपका आना चाहिए रिकमेंडेशन। ओके, रिकमेंडेशन, ये 3 पॉइंट में आपका आंसर डिवाइड होना चाहिए। ओके, हर आंसर देखो किस तरह से पॉइंट्स आने चाहिए ये डिसाइड करो, फिर अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करो, फिर एज दो, फिर एज दो। ओके, और सेकंड रीडिंग में आ जाओ। अभी तो आप क्लास के साथ इतना भी कर लिए ना, पॉइंट फिक्स करके ओन वर्ड्स में, इनफ इनफ है। ठीक है, तो अब एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट फोरम, हाँ ये वर्ड आपका थोड़ा लर्न होना चाहिए। ओके, कि एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू ओके फॉर्म जॉइंट फोरम, एक जॉइंट फोरम होता है सेंटर एंड स्टेट का, जॉइंट फोरम होता है सेंटर एंड स्टेट का, ये आपने पॉइंट कवर कर लिया। दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में चेयरपर्सन सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर और मेंबर्स स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, और आप स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर भी लिख दिया तो भी चलेगा, या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन मिनिस्टर और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव। यूनियन टेरिटरी होगी तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर वो उसके मेंबर रहेंगे। और रिकमेंडेशन क्या है? ओके चलो बुक देखो, आपका रेगुलर बुक देखो, क्या रिकमेंडेशन है शॉर्ट में, एक एक वर्ड में। टैक्स रेट से रिलेटेड, आईजीएसटी लेजिस्लेशन कैसे जीएसटी लेजिस्लेशन कैसे बनेगा उसका रिकमेंडेशन, एग्जम्पशन, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन,
एडिशनल जीएसटी रेट, स्पेसिफिक रेट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। ओके, इस सारी बात पर रिकमेंडेशन आएगा। सर वो पूरा लिखना क्या डिटेल में जो आपने बुक में लिखा? नहीं, क्योंकि 3 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा है, वो खुद ही कह रहे शॉर्ट में बताओ, हमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बताओ। तो बस पॉइंट लिख दो कि इन इन बातों पे, और आखिरी में तो एक्सेट्रा भी लिख दिया तो चलेगा। ओके, कुछ टैक्स रेट का रिकमेंडेशन है, एग्जम्पशन का है, थ्रेशोल्ड का है, कंपोजिशन थ्रेशोल्ड का है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट नोटिफाई करेगा। ओके, जो जो याद आते हैं वो लिख दो कि ये बातों पे रिकमेंडेशंस आएंगे, कौन से टैक्सेस सब्सिम करने चाहिए। ओके, और आखिर में एक्सेट्रा लिख लिया तो भी चलेगा। ओके, और आपको अब सवाल ये है कि सर डिसीजन के लिए कितना वोटिंग चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, ये पॉइंट्स लिखना है क्या? ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ जीएसटी काउंसिल पूछा है, हाउ इट्स ऑपरेट नहीं पूछा है। ओके, हाउ जीएसटी काउंसिल ऑपरेट ये नहीं पूछा है, जीएसटी काउंसिल के बारे में बताओ ये पूछा है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जितना आप जीएसटी काउंसिल के बारे में और उनका रोल क्या है ये लिख सको उतना अच्छा है। फिर आपके पास टाइम होगा तो कितना वोटिंग एंड क्या है वो लिख सकते हो, पर ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कि पूछा क्या है, ओके, क्वेश्चन बहुत सटीक होना चाहिए तो उसका आंसर भी वैसे होना चाहिए। ये समझ में आया? ओके, समझ में आया होगा तो फटाफट, ओके, अच्छा लगा होगा तो ए टाइप करो, और मजा आया होगा तो एमजे टाइप करो। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, ये तो ठीक है, ये स्टडी मैट में भी है। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी? ये वैल्यू एडेड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओके, बिजनेस एक्टिविटी पे लगता है, आईटीसी की कंटिन्यूअस चेंज है, फाइनल बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पे आता है, और नो कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, इसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। उसके बाद में या ये तो आप पढ़ सकते हो, ये भी आप पढ़ सकते हो। हाँ, अब देखो एक सवाल ये ले लेता हूँ 13 नंबर का। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आपको यहाँ पता होगा तो कोई भी ट्रांजेक्शन सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैसे टैक्स होता है, ओके, उसका एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, पर डायग्राम आप वर्डिंग्स में कैसे प्रेजेंट करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्डिंग्स में कैसे प्रेजेंट करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने, आपको याद होगा तो लेट्स से एग्जांपल, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से होल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, और हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन हो रहा है और वैल्यू एडिशन पे जीएसटी आ रहा है। अब वो कहते हैं कि ये एग्जाम्पल खुद बनाओ और एक्सप्लेन करो। तो चलिए, ओके, अब यहाँ पे आपको देखो, the CGST और HGST is levied simultaneously on every intrastate supply of goods or service। पढ़ो आंसर, आंसर पढ़ो, पॉइंट्स फिक्स करेंगे और फिर उसको किस तरह से लिखेंगे इमेजिन भी करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको होमवर्क दूंगा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ओके, एवरी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट एग्जम्प्टेड गुड्स एज सर्विस एंड सर्विसेज एज वेल एज गुड्स और सर्विसेज विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। मतलब फर्स्ट पैरा में वो ये चाहते हैं, क्वेश्चन को स्पेसिफिकली समझ लो। क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टैक्स साइमल्टेनियसली सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमने ये बताया कि भाई साइमल्टेनियसली सीजीएसटी और एचजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है जो टैक्सेबल सप्लाई। बट आपका अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई होगा या नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा तो उसके ऊपर नहीं लगता है। दूसरे पैरा में, ओके, बोथ आर लिविड ऑन सेम प्राइस और ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये जो सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है ये किस पे लगता है? तो ये आपके वैल्यू पे लगता है। थर्ड, एग्जाम्पल। और अब उन्होंने एग्जाम्पल जो डिजाइन किया है वो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। सपोज दैट रेट ऑफ सीजीएसटी और एचजीएसटी 10%। When wholesaler of steel in Uttar Pradesh supply steel bar and road to construction company which is also located within the same state, rupees 100, the dealer will charge, okay, 10 rupees CGST, 10 rupees SGST in addition to basic price of the goods. The CGST component will go to the central government account, and while SGST portion into account of state government. He might also actually pay 20 in cash as he would entitled to set off this liability against CGST or SGST paid on eligible purchase. Assuming that all his purchases are intrastate,
However, for paying CGST, he would allowed to use only credit of CGST paid in his purchase, while SGST he can utilize the credit of SGST alone. CGST credit cannot be used for payment of SGST and vice versa. ओके तो अब देखिए यहाँ अगर आपको अब देखो इसमें एग्जाम्पल इन्होंने कैसे डिजाइन किया। इन्होंने एक ही ट्रांजेक्शन लिया कि एक होलसेलर है और वो गुड्स बेच रहा है आप ओके और पर इसमें इन्होंने इनके एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन मटेरियल से लिया है तो अब थोड़ा ये एंगल से सोचो कि इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन क्या है किस तरह से। और देखो ये जब आप सोचोगे ना कि इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन क्या है, ये प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी धीरे धीरे कि कोई नया क्वेश्चन भी आ गया तो आपको समझ जाएगा कि इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए। पर ये सडनली नहीं याद आता है या सडनली समझ में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। और ये प्रैक्टिस कैसे डेवलप करना चाहिए आपने, तो ये प्रैक्टिस आपने डेवलप करना चाहिए आंसर्स को रीड करके। ये इमेजिनेशन बढ़ाओ कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है। भाई साहब ये प्रैक्टिस मैंने इतना किया कि व्हाट आवर इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट इन आंसर ओके और फिर उसके पॉइंट्स बनाना ओके मैं आपको कह दूं आई गॉट 81 मार्क्स इन आई18 CA फाइनल ओके क्योंकि मैं वो पॉइंट पे पहुंचा। अब था ना जब मैंने एग्जाम दिया तो 2 क्वेश्चंस जो ऐसे थे कि मैंने कभी रीड नहीं किए थे, पर मुझे मेरी वो प्रैक्टिस से इतना डेवलप हो गया था कि मुझे समझ गया कि इंस्टीट्यूट को क्या कौन से पॉइंट्स चाहिए और फिर मैंने वहां लिखे बराबर है ना, मुझे अच्छे मार्क्स है। तो ये सडनली नहीं आएगा आपको, ये प्रैक्टिस से और सोच से जितना आप उसको घिसोगे जितना एज दोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो फ्यूचर में ऐसे स्टेज आएगी कि हाँ कोई सडनली नया क्वेश्चन भी आ गया तो भी आपको समझ जाएगा कि पॉइंट्स क्या लिखना है। और ये प्रैक्टिस का आपको किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, तो मेरे क्वेश्चनर के आंसर्स ओके मेरे सारे क्वेश्चनर के सारे चैप्टर्स में इस क्वेश्चनर के आंसर्स हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर है, सजेस्टेड आंसर्स के बेस पर है, आरटीपी के आंसर्स के बेस पर है। मैंने ओके कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं किया, जैसा मटेरियल में वैसा डाला है। इसलिए आपको इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है ये केस में ओके। तो अब देखो आपको पॉइंट्स क्या कवर करने हैं, डायरी लो साइड में। डायरी में आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि भाई ये जो दोनों टैक्स आते हैं वो इंट्रास्टेट पे आते हैं। पहला आपको पॉइंट कवर करना है इंट्रास्टेट वाला कि भाई साइमल्टेनियसली ओके सीजीएसटी और एचजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगता है। हाँ इसमें अगर आपको पॉइंट देना होगा तो एग्जाम्प्टेड पे नॉन टैक्सेबल पे नहीं लगता है। ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट है कि साइमल्टेनियसली दोनों टैक्स इंट्रास्टेट पे लगता है। सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला ओके पॉइंट आपका क्या आना चाहिए, तो सेकंड वाला पॉइंट आना चाहिए कि ये जो जीएसटी लगता है वो प्राइस पे लगता है। जीएसटी किसके ऊपर लगता है, प्राइस पे लगता है। तीसरा वाला आपका एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि इंस्टीट्यूट ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि एग्जाम्पल दो। अब एग्जाम्पल में हो सकता है आपके दिमाग में वो वाला आ जाए मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू अल्टीमेट कंज्यूमर ओके। अब ये एग्जाम्पल में डायग्राम याद आ रही और इसको वर्डिंग्स में लिखने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि एक एग्जाम्पल से बनाना है कि किस तरह से सीजीएसटी और एचजीएसटी लगता है। तो इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं पूरा लिखूं क्या, नहीं। जब आप आंसर देखोगे तो इंस्टीट्यूट के बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक चेन बताओ। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपसे कह रही है कोई एक आधा एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन लेके बताओ। तो फिर इंस्टीट्यूट ने एक ट्रांजेक्शन लिया होलसेलर टू कस्टमर का, होलसेलर टू कस्टमर का लिया जिसमें यहाँ पे ठीक है होलसेलर टू कस्टमर लिया और उसमें ओके सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट बता दिया जिसमें वैल्यू अज्यूम की 100 ओके। तो आप ऐसा सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, लेट्स टेक एग्जांपल होलसेलर इज सेलिंग द गुड्स टू द कस्टमर फॉर ₹100 वेयर सीजीएसटी 10 एंड एसजीएसटी 10 इज पेएबल। तो वो एक एग्जांपल लिया। उसके बाद में ये भी बताया कि ये पेमेंट के लिए आईटीसी भी मिलेंगे ओके कि फॉर दिस पेमेंट ऑफ सीजीएसटी ओके अ होलसेलर कैन टेक आईटीसी ऑन इट्स परचेस, सिंपल वर्ड्स में ऑन इट्स परचेस। और तीसरा ओके ये भी बता दिया कि क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है, ही कैन टेक आईटीसी ऑफ सीजीएसटी अगेंस्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी अगेंस्ट एसजीएसटी ओके। तो ऐसे सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हो। फिर धीरे धीरे एज आएगी, फिर धीरे धीरे आप ऐसा ओके सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग में तो आप और अच्छे से लिख पाओगे। समझ में आया ओके समझ में आया तो बोलिए बेटा यस और नो। उसके बाद में एक क्वेश्चन है लिस्ट द टैक्सेस टू बी सब्सिम इन जीएसटी। वो तो पता ही है कौन कौन से टैक्सेस सब्सिम हुए हैं जीएसटी में ओके और कौन से नहीं हुए हैं। हाँ
ये क्वेश्चन देखो 15 नंबर का, 15 नंबर का ये क्वेश्चन देखो, विच आर द कमोडिटीज विच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सच कमोडिटी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कौन सी ऐसी कमोडिटी है, क्वेश्चन को ध्यान से, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो अभी जीएसटी में नहीं है और उसका क्या स्टेटस है आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो 6 ऐसी कमोडिटीज है जो अभी जीएसटी में नहीं है। एक है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके, और दूसरा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखो वो क्या कहते हैं, सप्लाईज ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। पहले तो उन्होंने स्टार्ट देखो कैसा किया, सप्लाईज ऑफ ऑल गुड्स और सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी, जीएसटी में वो टैक्सेबल है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके। तो और सेकंड कहा गया कि फॉलोइंग गुड्स, ओके, सप्लाई of following goods be taxable with effect from the date notified by recommendation of GST Council, okay, और ये टैक्स आज जीएसटी आने के बाद भी स्टिल कंटिन्यू अंडर सीएसटी और वैट और एक्साइज। अच्छा, अब देखो इंस्टीट्यूट का आंसर देने का तरीका, पहले 2 सेकंड के लिए ओके आपने ये सोचना कि मैं कैसा आंसर देता, तो मैं 6 प्रोडक्ट लिख देता शॉर्ट में, ओके, फॉलोइंग 6 प्रोडक्ट आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी। कौन से 6 प्रोडक्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, ओके, तो आप लिख देते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कोई तो इतना शॉर्ट में लिख देता 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अरे भाई साहब ये बहुत ही शॉर्ट हो गया, एटलीस्ट 5 तो पूरा नाम तो भी लिखना, पेट्रोलियम क्रूड, ओके, पूरा नाम तो भी लिखना, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ओके, एटलीस्ट ये पूरा तो भी लिखना। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ओके, पूरा तो भी लिखना। तो चलिए यहाँ पे ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है आप यहाँ पे लिख रहे हो, पर थोड़ा अब देखो कि इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 6 क्यों नहीं लिखे, सवाल तो पूछो 6 क्यों नहीं लिखे, थोड़ा अलग क्यों लिखा, क्या अलग लिखा। तो अगर यहाँ पे आप केयरफुली देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन से आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है, तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा लिखा, 2 इसमें डिवाइड किया। पहला लाइन अगर केयरफुली देखते हो तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि ऑल गुड्स और सर्विस पे जीएसटी आएगा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, मतलब मैसेज ये दिया कि सभी गुड्स पे जीएसटी है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और सेकंड केस में डायरेक्ट नहीं लिखा कि 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं आएगा, उन्होंने लिखा कि ऑन दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी शैल बी लेविड, यानी जीएसटी आएगा बट इट शैल बी लेविड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और बाद में लिखा कि ये गुड्स जो है वो अभी यहाँ ओके करंट एक्साइज वैट और सीएसटी में आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी कंटिन्यूड है, ओके। तो अब क्या हो जाता है, जस्ट 6 पॉइंट्स लिखना और उसको इस तरह से लिखना कि सभी गुड्स पे आएगा अल्कोहल छोड़ के, 5 गुड्स पे उस दिन आएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, तो ये आपके आंसर को और एज देता है, और एज देता है। ये समझ में आया, ओके। चलिए उसके बाद में हाँ, डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन फॉलोइंग, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी नहीं लगता है, ओके, जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको डायरेक्ट ऐसा मत लिखना कि नो जीएसटी इज पेबल, इसको ऐसा लिखना कि ओके ऑन दिस प्रोडक्ट जीएसटी शैल बी लेविड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ओके। टोबैको, टोबैको पे एक्साइज भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी भी लगता है। ओपियम, इंडियन हेम, नार्कोटिक्स, स्टेट एक्साइज और जीएसटी लगता है, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप केयरफुली रीड कर लेना। चलिए ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी, ये क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, दोनों साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं। और जीएसटीएन पोर्टल में आगे बढ़ता होगा, ये क्वेश्चन अभी तो छोड़ देना, ये पोर्टल के बारे में जो क्वेश्चन है, जीएसटीएन पोर्टल के बारे में जो क्वेश्चन है मैं आगे बताऊंगा आपको, ओके, ये अभी छोड़ देना। हाँ, ये क्वेश्चन सीए फाइनल में पूछा था, ब्रिंग आउट साइलेंट फीचर ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी अंडर जीएसटी, जीएसटी में आईटीसी कैसे यूज किया जाता है, साइलेंट फीचर बताओ, ओके। तो अब देखो जो मैंने डायग्राम में पढ़ाया था वो वर्डिंग्स में लिखना है, वर्डिंग्स में लिखना है, और ये क्वेश्चन लिख के देखना, क्योंकि वो डायग्राम में समझने में आसान हो जाता है पर वर्डिंग्स में डिफिकल्ट जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने लिख के देखना। अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं रीड करता हूं, ओके, आपको समझ जाएगा, पर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए ये समझो। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी, यूटीजीएसटी इज अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन आउट,
मतलब क्या, पहली लाइन तो वो ये कह रहे हैं कि आपको क्रेडिट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, ओटी, जीएसटी का पूरे सप्लाई चेन में मिलेगा। फर्स्ट यूज आईजीएसटी क्रेडिट टू पे आईजीएसटी। याद करो डायग्राम, जैसी डायग्राम है वैसे लिखो। फर्स्ट यूज आईजीएसटी क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। Remaining amount can be used to pay CGST or SGST in any order and in any proportion। ये लिख के देखना। ओके, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में, और अगर बैलेंस होगा आईजीएसटी में तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी कैन बी यूटिलाइज इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। ये वर्ड आपके आने चाहिए, ये लर्न करना है, इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन। ठीक है। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, entire ITC of IGST is fully utilized first before utilizing ITC of CGST or SGST। मतलब क्या, आपको IGST का ITC पहले खत्म करना है। जब तक IGST का ITC आप खत्म नहीं करोगे आप CGST और SGST पे नहीं आ सकते। ओके, तो आपके पास IGST का बैलेंस है तो फर्स्ट यूज एंटायर ITC ऑफ IGST एंड देयर आफ्टर स्टार्ट द यूजिंग ITC ऑफ CGST और SGST। ये वाला पॉइंट समझा गया आपको, ये लाइन आनी चाहिए, इस पे मार्क्स रहेंगे आपके। हाँ, अब आईजीएसटी पूरा यूज कर लिया, उसके बाद में सीजीएसटी क्रेडिट शैल बी यूटिलाइज अगेंस्ट सीजीएसटी एंड रिमेनिंग अगेंस्ट आईजीएसटी। एसजीएसटी क्रेडिट फर्स्ट यूटिलाइज अगेंस्ट एसजीएसटी, रिमेनिंग अगेंस्ट आईजीएसटी, रिमेनिंग अगेंस्ट आईजीएसटी। ठीक है, और वो आगे कहते हैं कि एसजीएसटी का क्रेडिट जब आईजीएसटी के लिए यूज करोगे तो दैट टू ओनली व्हेन क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। मतलब क्या, मतलब जब आप आईजीएसटी में यूज करोगे, ओके देखो पहले तो आप आईजीएसटी के पेमेंट के लिए सीजीएसटी यूज करो और सीजीएसटी के बाद ही एसजीएसटी यूज करो, सीजीएसटी के बाद भी एसजीएसटी बुक, और उसके बाद में सीजीएसटी क्रेडिट शैल नॉट बी यूटिलाइज टू पे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, और एसजीएसटी यूजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट सीजीएसटी, यानी क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। ओके, और ये आपको कहां लिख के देखना है, हमारे प्रैक्टिस बुक में। और प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चनर का क्वेश्चन नंबर डालना है, 8 डिजिट कोडिंग सिस्टम डालना है, क्रॉस पेज नंबर डालना है, और ये सारे पॉइंट्स लिख कर देखना है, एक बार पूरा लिख के देखना है। ठीक है, डन। चलो अब आ जाओ बेटा आप क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलो ये प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, एक बार आके क्वेश्चन नंबर 22 पे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बुक में आ जाओ, चलो फटाफट प्रैक्टिस बुक में आ जाओ, आंसर मत देखो, प्रैक्टिस बुक में आ जाओ। आ गया प्रैक्टिस बुक में, चलिए। Mr. Ajay, a registered supplier of goods, pay GST under regular scheme and provide the following information for the month of August 20XX. Particulars and amount in rupees. Interstate taxable supply, ध्यान से सुनिएगा, interstate taxable supply of goods 10 lakhs. Intrastate taxable supply of goods 2 lakhs. Intrastate purchase मतलब आपका inward 5 lakhs. He has following input tax credit at the beginning of the August 20XX, मतलब ओपनिंग बैलेंस, उसके पास ओपनिंग बैलेंस था CGST 20 lakhs, SGST 30 lakhs, IGST 25 lakhs. Rate of CGST, SGST and IGST are 9% each and 18% IGST. Both inward and outward supplies are exclusive of taxes. ऊपर जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दी गई है। All the conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Compute net GST payable by Mr. Ajay for the month of August 20XX. Okay, आपको नेट जीएसटी पेबल निकालना है। चलो अब देखो इसमें मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। ओके, ये टेबल मैंने बनाया है, आप ऐसा भी बना सकते हो जैसा इसमें दिया है, आप अलग वे में भी बना सकते हो। नेट जीएसटी लायबिलिटी और कैसे निकालना है ये आप अलग वे में भी बना सकते हो, लेकिन अब आपको टेबल क्या बनाना है, ओके एक रफ में बता देता हूं। टेबल क्या बनाना है, देखो एक आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी किस तरह से निकाली जाएगी। तो आपको आउटवर्ड सप्लाई लेना है, सुनिए ध्यान से, आपको आउटवर्ड सप्लाई लेना है, आउटवर्ड सप्लाई में लेस आईटीसी लेना है। एक रफली इमेजिन करो मेरे साथ, डायरी में रफ बनाओ कि
मुझे आउटवर्ड सप्लाई लेना पड़ेगा, लेस आईटीसी लेना पड़ेगा, तो आएगा नेट। अब आईटीसी में इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब जब मैं आईजीएसटी इनर कॉलम में लिखूंगा, सुनो, ये आईजीएसटी जब इनर कॉलम में लिखूंगा तो ये आईजीएसटी में प्रॉब्लम क्या आएगी मेरे सामने कि ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर की परचेसेस, प्लस परचेसेस। अब वो फिर आपको यहाँ ऐड करके टोटल करनी पड़ेगी, तो वो बहुत ना उसमें ओके वहां पे बहुत सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी, गिधाड़ा काम हो जाएगा थोड़ा, ओके खिचड़ी खिचड़ी हो जाएगी वहां पे। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे ओके आईटीसी का एक अलग से टेबल बनाते हैं। ओके आईटीसी का अलग से टेबल बना के उसमें ओपनिंग बैलेंस क्या है, कितनी परचेस की, टोटल कितना है, और वहां की टोटल फिर इस टेबल में लेंगे, वहां की टोटल इस, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेसेस, परचेसेस की वैल्यू प्लस उसका जीएसटी, इतनी सारी एडजस्टमेंट ओके यहाँ पे एक ही जगह था, बहुत खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए आपका जो टेबल बनेगा, सबसे पहला टेबल बना यहाँ पे कि पहले आईटीसी ले लो पूरे। ओके तो लिखो, पहला लिखो कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल या टोटल आईटीसी, आपको जो भी लिखना है, ओके या टोटल आईटीसी भी आप लिख सकते हो, जिसमें अब आपको क्या करना है, पहले आईटीसी ले लो, क्योंकि फिर वो जो हमारा फाइनल कॉलम बनेगा उसमें ओके खिचड़ी ज्यादा नहीं होगी। कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल, जिसमें पर्टिकुलर्स लिखो, पर्टिकुलर्स पहले आईजीएसटी ही, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी। हाँ, उस पर्टिकुलर्स में लिखो ओपनिंग बैलेंस मेरा आईटीसी का कितना है, तो आपका ओपनिंग बैलेंस है आईजीएसटी का 25,000, आईजीएसटी का 25,000 और ओके सीजीएसटी 20, एसजीएसटी 30, ये 20,000 और ये 30,000। ठीक है, फिर आपकी परचेसेस, आपकी परचेसेस जो हुई वो इंट्रास्टेट हुई, ओके और परचेसेस आपकी इंट्रास्टेट हुई, वैल्यू क्या है 5 lakhs। ओके तो परचेसेस वैल्यू आपकी, वैल्यू इक्वल्स टू 5 lakhs, या आपने एक कॉलम बना लिया टैक्सेबल वैल्यू तो वो भी चलता है, लेकिन वैल्यू आपकी 5 लाख है। तो 5 लाख पे इंट्रास्टेट परचेस है, इसलिए आईजीएसटी नहीं पर सीजीएसटी रहेगा और 9% रहेगा। तो चलो कैलकुलेट करो, 5 lakhs इंटू 9%, यानी 45,000 और ये 45,000 आपका आ गया। मतलब आपके पास टोटल आईटीसी, ट्वीट मेरे साथ करो फटाफट, टोटल आईटीसी 25,000, 65,000 और ये 75,000, ये आपके पास टोटल आईटीसी आ गया। ओके ये आपके पास टोटल आईटीसी आ गया, ये आपका पहला टेबल हो गया। चलिए दूसरा, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी, नेट जीएसटी लायबिलिटी। ओके अब आप ये जो नेट जीएसटी लायबिलिटी निकाल रहे हो, तो आप पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स उसके बाद में आप इसमें, अब ये कॉलम में आप एक मिनट, अब आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स करोगे। ओके इधर सुनो, पहले सुन लो, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसा करोगे। तो एक कॉलम और बना लो टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू लिखा तो उसके ऊपर कैलकुलेट करना आसान जाएगा, इसलिए ऐसा भी किया तो गलत नहीं है, पर टैक्सेबल वैल्यू निकाल लो तो ज्यादा अच्छा है। तो एक कॉलम और रख दो, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी। ठीक है, अब आप लिखो आउटपुट टैक्स, आपका आउटपुट टैक्स क्या है, उसमें फर्स्ट आउटपुट में आपने सेल कितना किया, आपने इंटरस्टेट सेल किया 10 लाख का और इंट्रास्टेट सेल किया 2 lakhs का। तो आप यहां लिख सकते हो इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, और यहां तुमने टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम बना लिया तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया 10 lakhs। अगर सर मैं टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम नहीं बनाता तो फिर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता, ओके यहाँ पे वैल्यू फिर ब्रैकेट में लिखनी पड़ती 10 lakhs। तो ये ब्रैकेट में लिखने से अच्छा प्रेजेंटेशन तो फिर टेबल ही बना लो, टेबल बना लो तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए फिर ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने टेबल बना लिया। तो अब ये इंटरस्टेट है 18%, मतलब 1,80,000 आपका आउटपुट टैक्स आईजीएसटी आ गया। ओके दूसरा, दूसरा अगर आप देखोगे तो इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई
और इंट्रास्टेट सप्लाई कितने का हुआ है? इंट्रास्टेट सप्लाई आपका 2 lakhs का हुआ है। तो देखो मैंने एक कॉलम बनाने की वजह से मुझे इजी हो गया वहां वैल्यू बताना, प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है क्योंकि वही वैल्यू बता दी। और ये इंट्रास्टेट सप्लाई पे आपको 2 lakhs का 2 lakhs इंटू 9% यानी 18,000, और ये 18,000 आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। तो आपका आउटपुट टैक्स टोटल कितना आया? तो यहां लिखो टोटल आउटपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स, सिर्फ आउटपुट टैक्स ले लो तो टोटल आउटपुट टैक्स 1,80,000, 18,000 एंड 18,000, ये आपका टोटल आउटपुट टैक्स आया। यस और नो? अब आप क्या करोगे यहां पे? लेस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिखोगे? आईजीएसटी। हाँ, अब यहाँ खिचड़ी नहीं होगी क्योंकि आईजीएसटी टोटल कितना मेरे पास है मैंने ऊपर निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आईजीएसटी कितना है मेरे पास? तो यहाँ आप लिखोगे आईजीएसटी आपके पास 25,000 है, ठीक है। उसके बाद में सीजीएसटी कितना है? 65,000 है, सीजीएसटी आपके पास 65,000 है, ओके। और एसजीएसटी का आईटीसी कितना है? तो ये आपके पास 75,000 है, ये आपके पास पड़ा हुआ आईटीसी है। चलो अब इसको यूज कर करेंगे। लॉ कहता है कि पहले आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करो, तो आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म करो, तो पहले आईजीएसटी में खत्म कर दिया, आईजीएसटी में वहां खत्म हो गया, इधर डैश। फिर एसजीएसटी, आईजीएसटी खत्म हो गया क्या? हाँ। फिर सीजीएसटी, सीजीएसटी का पहले सीजीएसटी में यूज करो, यहां तो क्रॉस आ जाएगा, बैलेंस होगा और रिक्वायर्ड होगा तो आईजीएसटी में। तो 65,000 माइनस 18,000 मतलब आपका 47,000, ओके, आईजीएसटी में जाएगा। आप देखो मत, आप देख के मत लिखो, आप ट्राई करो, सॉल्व करो, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है आपकी, ओके। और एसजीएसटी, एसजीएसटी 18,000 इधर आएगा, ये 18,000 इधर आएगा, और जहां तक देखा जाए आपका यहां क्रॉस आएगा, और रिमेनिंग 75,000। अब कितनी रिक्वायर्ड है मुझे? 1,80,000 माइनस 25,000 माइनस 47,000, अभी भी रिक्वायरमेंट एक 1,08,000 की है, तो पूरा पूरा यूज होगा। तो 75,000 माइनस 18,000, ओके, तो कितना? 57,000 आपका इधर का यूज होगा, ओके। तो चलिए, तो नेट जीएसटी पेबल आपका, नेट जीएसटी पेबल आपका नील, ओके, ये भी नील और ये भी नील, ठीक है, ये तीनों आपके नील आएंगे। डन। तो इस तरह से आपने सॉल्व किया। नोट्स जरूर लिखना, ओके, आप ये कंप्लीट कर लो, ओके। उसके बाद में नोट जरूर लिखना कि आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में, हाँ ये नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में यूज किया और बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज किया, बैलेंस, ओके। और बाद में आपने सीजीएसटी का क्रेडिट, ओके, आईजीएसटी में यूज किया। तो चलिए, इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं नहीं ये नील नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती होगी, ये नील नहीं आएगा। 1,80,000 माइनस 25,000 माइनस 47,000 माइनस 57,000, वो 51,000 पेएबल आएगा, सो मेरी गलती होगी, वो 51,000 पेएबल आएगा, सॉरी, ठीक है, तो पेएबल आएगा। कभी कभी मैं जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ, देखता हूँ आपका कितना ध्यान है, कभी कभी जानबूझ के मिस्टेक करता हूँ, ठीक है। वहां देखता होगा आपका कितना ध्यान है। वहां 51,000 आएगा बेटा। चलो, इस तरह से हमने ये पहला चैप्टर एंड किया, और ये पहला चैप्टर जो था रिगार्डिंग टू डिस्कशन कि किस तरह से, ओके, आपको टेक्निक्स डेवलप करना है और किस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो।